everyone. There's a lecture of chemistry for class 12th. Today's our topic is expressing the rate of reaction in term of different reactant and product. तो जैसे कि एक रिएक्शन है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे क्या फॉर्म होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या था 1 मोल PCl5 था, उससे क्या बना 1 मोल PCl3 बना और 1 मोल क्लोरीन गैस मिली। ठीक है, बिकॉज इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं जो भी रिएक्टेंट के साथ में यहाँ पे अटैच होते हैं। ओके, जैसे 2 या 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या था 1 मोल, यहाँ पे 1 तो अंडरस्टूड होता है ना, तो 1 मोल PCl5 से 1 मोल PCl3 बना और 1 मोल क्लोरीन गैस रिलीज हुई। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो तो इस केस में जो बिकॉज यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हम लिख देते हैं एस स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है हमारे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्या है सेम है। ओके, क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे सेम है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम किसी से भी निकाले, आइदर PCl5 आइदर PCl3 या फिर Cl2, किसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाले वो क्या आएगा हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जब 1 मोल PCl5 डिसोसिएट हो रहा है ना, उसी टाइम 1 मोल PCl3 फॉर्म हो रहा है और उसी टाइम क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। दोनों की दोनों ये जो प्रोसेस हैं ये क्या हो रही हैं साइमल्टेनियसली हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। ठीक है, जिस टाइम यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है ना, उसी टाइम यहाँ पे उतनी ही फॉर्मेशन हो रही है PCl3 और क्लोरीन गैस की। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 2N2O5, उससे क्या फॉर्म हुआ 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गए 2 मोल, अब क्या है 2 मोल N2O5 है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, उससे क्या बना 4 मोल बने किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और 1 मोल ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हुई। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम इस टाइप से बिल्कुल सिंपली नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम कैसे करना पड़ेगा, हमें उसके लिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस निकालना पड़ेगा रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो रेट ऑफ, तो हम रिएक्टेंट के लिए क्या निकालेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मीन्स जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, या डिसअपियरेंस मीन्स वो रिएक्टेंट तो क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और उस टाइम क्या फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल है तो हम सिंपली इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, बट अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए पहले रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट इज अवर N2O5, ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, रिएक्टेंट के नेगेटिव साइन किसके लिए है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, dN2O5/dt, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, और ये रिएक्टेंट तो हमारे पास क्या है 1 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है 2 है, तो प्रोडक्ट क्या हो रही है फॉर्मेशन हो रही है। तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों है, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे, ये थे हमारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर फिर हम क्या निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपली हमें क्या करना है, जस्ट जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं ना उसको उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिसअपियरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे। समझ आया? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको जो भी हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस था उसको 2 से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये तो क्या हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो ये क्या हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 से। ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं 1 है, 1 तो अंडरस्टूड है। समझ आया? जैसे कि एक और एग्जांपल देखो,
जैसे हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 क्या बना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, अमोनिया फॉर्म करता है। ओके, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। इसमें क्या है, जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है, 2 मोल अमोनिया गैस फॉर्म होती है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम इस रिएक्शन के लिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो क्या है d/dt N2, यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे भी, क्यों, बिकॉज ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। और d/H2 और /dt। ओके, यहाँ पे क्या है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये क्या है हमारा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिख के उसके बाद की प्रोसेस है, ये मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रेट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे जस्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट के लिए फॉर्म कर रहे हैं तो d/NH3/dt, ठीक है। इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से सिंपली मीन्स क्या डिफरेंस है, बस इसमें जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे क्या कर देंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को, जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल लिखें, इन जनरल, तो क्या हो जाएगा, जैसे एक रिएक्शन है A + B, इससे हमें क्या फॉर्म होता है, X + Y, ठीक है। ये क्या हमारे एक जनरल रिएक्शन है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1/A, इसका क्या है, ये क्या है, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक या भी कोई भी क्या है एलिमेंट है, और ये इनके क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ए और बी मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्स और वाई, और ये स्मॉल जो लेटर एक्स वाई है ये क्या है, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, dA/dt = -1/B dB/dt = +1/x dx/dt +1/y dy/dt। ओके, इस टाइप से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें क्या दे रखा है, 4NH3 + 5 ऑक्सीजन, ठीक है। कि 4 मोल्स क्या है, अमोनिया गैस, और उससे किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कितने मोल्स के, 4 मोल, और 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है। जब इसका 4 मोल और 5 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 4 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है NO की 3.6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ठीक है, कि जो NH3 है वो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O की, और H2O है किस रेट से वो फॉर्म हो रहा है। ओके, तो हम जो जनरली जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, d/dt NH3 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है तो इसको 1/4 नेगेटिव साइन आगे, ठीक है। इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 हमें निकालना है। तो NH3 जिस रेट से डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से तो NO बन रहा है, समझ आया। जिस रेट से NH3 डिसअपियर हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, उसी रेट से क्या बन रहा है, NO बन रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेम आ गई, दैट इज 3.6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, अब वो कैसे निकाले देखो।
तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है वाटर का। तो ये सारे क्या हैं, इक्वल ही है ना। इस पीछे वाले पेज पे देखो सारे क्या हैं, इक्वल है। हमें वैल्यू जिसकी दे रखी है हम उसको उसी के इक्वल पुट कर देंगे। हमें ये निकालना है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो 1/6 D2H2O/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt। ठीक है, तो ये जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा 6/4 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है ना हमें, तो उसकी वैल्यू क्या है 3.6 × 10⁻³ इसकी क्या आ गई वैल्यू 5। जब हम काटेंगे इसको, कट करने के बाद आ जाएगा 5.4 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे ओके एग्जाम में। एक और रिएक्शन है हमारे पास, 2 मोल्स है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड से ओके ठीक है, उससे फॉर्म हो रहा है क्या 4 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हमें दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। NO2 ये क्या वो रेट ऑफ फॉर्मेशन है। कितनी वैल्यू दे रखी है 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हमें निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इससे निकालेंगे तो -1/2 DN2O5 ठीक है बाई dt। आप किसी से भी, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। क्यों, जब इसके 2 मोल्स, जब N2O5 के 2 मोल डिसोसिएट होंगे तभी तो ये फॉर्म होंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस क्या होती है साइमल्टेनियसली होती है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो ओके। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, जैसे हमें इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम इसी से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/4 प्लस साइन DNO2/dt। इसकी तो वैल्यू हमें दे ही नहीं रखी, तो इस ऐसे निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें ऐसे लिख तो सकते हैं। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आ जाएगी इसको इसके इक्वल पुट करके राइट कर देंगे, इससे भी निकलाएगी वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले प्रेफरेंस इसको देंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, रेट ऑफ ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इसका मीनिंग यही तो है D/dt NO2 ओके। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/4 इंटू क्या वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ओके। और हमें निकालना है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 कि किस रेट से जो N2O5 है वो डिसोशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे है, इसको निकालेंगे तो 1/2 DN2O5 इसको इक्वल पुट कर देंगे किसके NO2 के। NO2 क्या है प्लस 1/4 DNO2/dt ओके। तो यहाँ पे 2 इसके हमें ये निकालना है ना, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2/4। ये नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इसकी, समझ आया। तो आप इसको यहाँ पे मोड भी ले सकते हो जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, 2/4 इंटू ये क्या आ गया 2/4 इंटू इसकी वैल्यू क्या हमारे पास है 2 दे रखी है ना 2 2 2 2 2 1 कितनी वैल्यू आ गई 1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इस स्पीड से क्या कर रहे हैं डिसोशिएट हो रहे हैं ओके। अब है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है कि रिएक्टेंट की नेचर कैसी है, ये इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे पास आयनिक रिएक्टेंट है, जैसे कि हमारे पास क्या है आयनिक रिएक्टेंट है। वैसे तो हमें इस टाइप की रिएक्शन पढ़नी नहीं है, बट इनकी जो रेट है वो बहुत फास्ट होती है ना। जैसे NaCl है, जब रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो फॉर्म होएगा AgCl है, वो एज ए PPT की फॉर्म में वो नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का यहाँ पे क्या थी मैंने बताया था ना, जस्ट जो आयंस हैं उन्होंने वो अपनी जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओनली यहाँ पे कोई ब्रेकिंग या मेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं होता है। ये सॉल्यूशन में कैसे होते हैं सॉलिड फॉर्म में भी इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं आयन की फॉर्म में। तो सिल्वर होता है Ag प्लस और NO3 नेगेटिव की फॉर्म में। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है ओके। अगर हम कोवलेंट रिएक्टेंट लें, कोवलेंट रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जैसे कि N2 + 3H2 क्या फॉर्म करते हैं अमोनिया।
तो यहाँ पे N और N के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे H के बीच में है सिंगल बॉन्ड। जब ये ब्रेक होएंगे, ठीक है, तब जाके जो N है NH3 वो फॉर्म होएगा, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक होएगा फिर बॉन्ड फॉर्म होएगा, तो इसमें क्या है, थोड़ी टाइम लेगा ना ये, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गई, समझ आए इसमें। तो इसलिए ये डिपेंड करती है कि जो रिएक्टेंट है वो किस नेचर का है। ओके, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट की, ठीक है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा रिएक्टेंट, उतनी ही रिएक्शन क्या होएगी, फास्टर होएगी, उतना ही जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, ठीक है। मीन्स जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतना ही ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया और उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो एंड वाइस वर्सा, ठीक है, जितनी अगर लो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो जो रिएक्शन है वो भी क्या होगी, स्लोअर हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जनरली जो जैसे अगर इंक्रीज़ कर दे ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, तो आपको पता है रेट ऑफ की जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, मीन्स ज़्यादा हो जाएगी विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में हमने 10 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया ना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 या 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगी या फिर ट्रिपल हो जाएगी, मीन्स इतनी ज़्यादा फास्टर होएगी, समझ आए। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। आपको पता है जो कैटालिस्ट हैं वो क्या काम करते हैं, कैटालिस्ट जनरली स्पीड, ये क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन में इन्वॉल्व मीन्स उन रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स वगैरह ना उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में जो भी कैटालिस्ट हम ऐड करते हैं, लास्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें जो कैटालिस्ट है वो हमें एज इट इज़ मिल जाता है। तो जो कैटालिस्ट क्या करते हैं, अगर कैटालिस्ट नहीं है किसी रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो कैटालिस्ट है वो क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, बिना उसके अंदर कंज्यूम हुए, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करे, वो क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। व्हेन रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है ना, इट मीन्स अगर सॉलिड रिएक्टेंट हमारे पास या जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो जितना साइज़, पार्टिकल का साइज़ जितना छोटा होएगा ना, उतनी जो रिएक्शन है वो क्या होएगी, फास्ट होएगी, ठीक है। पार्टिकल का साइज़ छोटा, इट मीन जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या होगा, पार्टिकल का वो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। पार्टिकल का साइज़ छोटा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होएगा, और वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, ये क्या हमारे पास मिल्क है, ठीक है, इसके लिए हमने एक तो ले ली शुगर पाउडर फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल पाउडर, छोटे छोटे पाउडर्स की फॉर्म में है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में है। एक हमने शुगर के ले लिए क्यूब, ठीक है, जो क्या है इस फॉर्म में है। तो अगर हम डिज़ोल्व करने लगे इस मिल्क के अंदर, हमें शुगर डालनी है, तो कौन सी जो, अगर शुगर जो पाउडर है वो जल्दी यहाँ पे डिज़ोल्व होएगा या शुगर जो क्यूब फॉर्म में है वो जल्दी डिज़ोल्व होएगी। ऑब्वियसली पाउडर फॉर्म वाली जो शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व होएगी, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ छोटा है, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, वो इजीली, बिकॉज हर एक जो पार्टिकल्स है वो इसके मिल्क के साथ क्या हो जाएगा, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे जब हम क्यूब्स को मिल्क के अंदर डालेंगे ना, तो क्यूब में जो अपर वाला सरफेस है ना वही डिज़ोल्व हो पाएगी, अंदर तक तो अच्छे से डिज़ोल्वमेंट होएगी ही नहीं, समझ आया। तो इसलिए आउटसाइड बाउंड्री जो आउटसाइड बाउंड्री है वही क्या हो जाएगी, इससे मीन्स एक्सपोज हो पाएगी मिल्क से। ओके, तो इसलिए जो शुगर पाउडर फॉर्म में है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी मिल्क के अंदर,
या फिर हम वाटर के अंदर भी बात कर सकते हैं, मिल्क है या हम वाटर भी ले सकते हैं। तो वाटर के अंदर भी आपको पता है जो शुगर अगर वाटर पाउडर फॉर्म में है वो जल्दी डिज़ोल्व होएगी। क्यों? बिकॉज इसका साइज़, पार्टिकल का साइज़ छोटा है, तो इसका मीन्स उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो रिएक्शन उतनी फास्ट होएगी ना, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू शुगर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ोल्वमेंट जल्दी होएगी एज़ कंपेरिजन टू शुगर क्यूब, ठीक है। तो जितना पार्टिकल का साइज छोटा उतना इसकी फास्टर द रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो डार्क में नहीं, जो डार्क प्लेस पे नहीं होती, ठीक है। जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डार्क में नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती हैं। समझ आए? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो डार्क में नहीं होती, वो ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। विच डू नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क, जो डार्क में नहीं होती, किसकी प्रेजेंस में होती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल इज हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस HV रेडिएशंस की फॉर्म में प्रेजेंस में क्या फॉर्म करती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे, 6 फैक्टर थे जो जिन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। ओके, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू पीसेज ऑफ वुड बर्न फास्टर देन ए लॉग ऑफ वुड ऑफ द सेम मास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे तो क्या है? वुड के पीसेज हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये जल्दी बर्न हो जाते हैं देन लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का पूरा बंडल है, ऑफ द सेम मास, सेम मास के हैं। यहाँ पे पीस ले रखे हैं, यहाँ पे पूरा बंडल ले रखा है, तो जल्दी कौन बर्न होएगा? जो पीसेज ऑफ वुड है वो जल्दी बर्न होंगे। क्यों? बिकॉज इसमें पार्टिकल का साइज छोटा होएगा, और पार्टिकल का साइज छोटा है तो उसकी मेरी जो रिएक्शन है वो फास्ट होएगी। इट मीन्स वहाँ पे सरफेस एरिया पे तो ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए जो पीसेज ऑफ वुड है वो जल्दी बर्न हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लो। रेट लो क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ओके, डायरेक्टली डिपेंड करती है ना, किसकी कंसंट्रेशन पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम अभी पढ़ के आए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो अफेक्ट है कंसंट्रेशन का किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन पे। फर्स्टली स्टडी किया था गुल्डबर्ग ने किया था, एंड एक वागे हैं साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्टली जो अफेक्ट है कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर उसको स्टडी किया था इन 1867 में, ठीक है। तो उन्होंने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था, ठीक है, कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो ए क्या है, कोई भी बी ये क्या है? ए और बी एलिमेंट है, और ये क्या है? इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। और उससे क्या फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? किसके बताओ? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए और बी, और ऊपर इनकी पावर कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। कैसे? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और पावर उनकी जो भी एलिमेंट दे रखे हैं ना, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको जस्ट पावर बना दो, ठीक है, हमारा रेट निकलाएगा। तो जो रेट है, अगर हम इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज के एंड ए बी, ठीक है। के क्या हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट है,
क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने रेट ला बताया था, ठीक है, कि रेट इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वो एलिमेंट ए टू द पावर ए और बी एलिमेंट टू द पावर बी पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, वो अल्फा टू द पावर ए एंड बीटा टू द पावर ए टू द पावर अल्फ़ा एंड बी टू द पावर बीटा पे डिपेंड करती है। समझ आया? जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो स्टोकेमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जो रेट है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर अल्फ़ा एंड बी टू द पावर बीटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये क्या है, अल्फ़ा और ये है बीटा, ठीक है। ये क्या है, ये है अकॉर्डिंग, ये है एक्सपेरिमेंटली, ये क्या है एक्सपेरिमेंटली रेट लो है, ये क्या है रेट लो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, ठीक है। सॉरी ये अकॉर्डिंग टू मास एक्शन। ए और बी क्या है यहाँ पे, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन, बी क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर हम इनकी जो कंसंट्रेशन उसको 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, तो रेट हमारा क्या आ जाएगा, के इंटू 1 पावर अल्फ़ा एंड 1 पावर बीटा, इट मीन्स के, ठीक है। जो रेट है वो किसके इक्वल आ जाता है, के क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है कब, जब हम मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो क्या मान लें, यूनिटी मान लें, ठीक है। इसलिए हम जो रेट कांस्टेंट है हम उसको स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। समझ आए? ये था हमारा रेट लो।